Assalamu alaikum dear students, this is Akib Rasool. Today we are going to discuss the chemistry part of NEET Boosters test series which was held at Hope Classes Anantnag. So let's move to question number 1. Question number 1 is which of the following formula is not correctly depicted? कौन सी formula इनमें से ऐसी है जो correctly measured नहीं है? तो ऑप्शन ए पे जाएंगे हम molar mass. Can we calculate the molar mass by mass of substance by moles of substance? It is perfectly matched because मोल्स ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए हम मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलर मास कर सकते हैं, तो सही फॉर्मूला है. ऑप्शन बी इज हमसे पूछा जा रहा है नॉट करेक्टली डिपिक्टेड, जो कि करेक्टली मैचड नहीं है. मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस, किसी भी मॉलिक्यूल का मास हम दो तरीकों से निकाल सकते हैं. यानी कि नंबर 1 तरीका है कि हम इसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास से भी निकाल सकते हैं बाय एवोगाड्रो नंबर करके, यानी कि ये ऑप्शन भी सही है. और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम मास ऑफ सब्सटेंस में मोलर मास इनटू एवोगाड्रो नंबर भी कर सकते हैं. दैट मीन्स दिस मास ऑफ द सब्सटेंस में मोलर मास विल गिव अस नंबर ऑफ मोल्स. दैट मीन्स किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट करने के लिए हम नंबर ऑफ मोल्स मल्टीपल बाय एवोगाड्रो नंबर कर सकते हैं, और नंबर ऑफ मोल्स हमें ये वाला पार्ट देगा, तो ये भी सही है. एंड नंबर ऑफ मोल्स, ऑप्शन डी इज नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. ये बिल्कुल गलत यानी कि फॉर्मूला है, इसलिए ये हमारा सही ऑप्शन है, बिकॉज हमसे पूछा जा रहा है नॉट करेक्टली मैच्ड. ठीक है. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2. What will be the standard volume of helium if its density is 0.1784 ग्राम पर लीटर एट STP? ठीक है. तो हमसे पूछा जा रहा है कि मोलर वॉल्यूम, आप सबको पता होगा कि मोलर वॉल्यूम, किसी भी सब्सटेंस का मोलर वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए हमें उसका मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए. दैट मीन्स नंबर ऑफ यानी कि मोलर वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए एक किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट जो होगा वो ऑक्यूपाई करता है मोलर वॉल्यूम, एंड दैट इज इक्वल टू 22.4 लीटर. ठीक है. तो यहाँ हम चलेंगे, इस पे लिखा है डेंसिटी हमें हमारे पास गिवन है, दैट इज 0.1784 ग्राम्स पर लीटर. ठीक है. दिस डेंसिटी, दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि 0.1784 ग्राम्स आर प्रेजेंट इन 1 लीटर. ठीक है. इसका मतलब यह है कि 1 ग्राम विल बी प्रेजेंट इन 1 लीटर बाई 0.178. लेकिन हमें देखना है मोलर वॉल्यूम. मोलर वॉल्यूम का मतलब है हीलियम का मोलर वॉल्यूम, मतलब उसका इक्वल टू इट इज एटॉमिक वेट. दैट मीन्स 4 ग्राम. 4 ग्राम ऑफ हीलियम विल ऑक्यूपाई 1 लीटर डिवाइड बाई 0.1784 multiple by 4, and that will be something equal to like 22.4 लीटर. अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज यहाँ पे टाइम कॉन्स्टेंट की वजह से हम यहाँ पे जस्ट मेथड्स को डिस्कस करेंगे, हाउ टू सॉल्व ए क्वेश्चन. ठीक है. बाकी कैलकुलेशन आप आराम से कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. मैच द मास ऑफ एलिमेंट्स. मास ऑफ एलिमेंट्स को हमें नंबर ऑफ मोल्स के साथ कैलकुलेट करना है, इक्वेट करना है. यहाँ पे हमें दिया हुआ है ऑप्शन ए इज 28 ग्राम ऑफ हीलियम, 46 ग्राम ऑफ सोडियम. यानी कि हमें 28 ग्राम ऑफ हीलियम बताना है कि कितने नंबर है. बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम को हम वेट ऑफ हीलियम बाय एटॉमिक वेट ऑफ हीलियम कर सकते हैं. तो वेट ऑफ हीलियम इज गिवन, दैट इज 28, और एटॉमिक वेट है 4, दैट इज 7. दैट मीन्स 28 ग्राम ऑफ हीलियम विल बी इक्वल टू 7 मोल्स ऑफ इट. दैट मीन्स ऐसे. यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए पार्ट का जो ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सेकंड. ए पार्ट, ए फोर्थ, ए फर्स्ट, ए थर्ड एंड ओ ए सेकंड, ये है. आप दूसरे इससे भी कर सकते हैं, लाइक बाकी एलिमेंट्स जो दिए हुए हैं. 46 ग्राम ऑफ सोडियम, 46 ग्राम डिवाइड बाई सोडियम का एटॉमिक वेट दैट इज 23, दैट इज 2. यानी कि 46 ग्राम ऑफ सोडियम विल बी इक्वल टू 2 मोल्स ऑफ सोडियम. ठीक है. तो बी का फर्स्ट पार्ट, ये भी सही है. ये सिंपल सा क्वेश्चन है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4. अ कंपाउंड कंटेन्स 2 एलिमेंट्स x and y इन द रेशियो ऑफ 50% ईच. यानी कि दोनों x और y दोनों प्रेजेंट है 50%. एटॉमिक मास ऑफ x 20 है, एटॉमिक मास ऑफ y जो है 40 है. व्हाट कैन बी इट सिंपलेस्ट फॉर्मूला. यानी कि मॉलिक्यूल में इस कंपाउंड में इसकी फॉर्मूला क्या होगी. सिंपल फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें मोलर रेशियो पता होना चाहिए. मोलर रेशियो कैलकुलेट करने के बाद हमें एक सिंपल रेशियो पता होना चाहिए. लाइक अगर हम मोलर रेशियो देखेंगे, if we are going to calculate molar ratio of x, that is mass of x divided by its atomic mass. mass है 50 divided by atomic mass, because दोनों की composition है 50%, तो इसमें 20, that will be equal to 2.5. इसी तरह से मोलर रेशियो ऑफ y कैलकुलेट करेंगे, इसका भी कंपोजिशन है 50 और इसका जो एटॉमिक मास है दैट इज 40, एंड दैट विल बी इक्वल टू 1.25. अब अगर हम सिंपल रेशियो कैलकुलेट करेंगे,
अगर हम पहले सिंपल रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो इसका मतलब है कि सिंपल रेशियो ऑफ एक्स कैलकुलेट करने के लिए सिंपल रेशियो ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू 2.5 that will be equal to 2.5 by 1.25 दैट ये किसका है, ये मोलर रेशियो है y का, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू 2। और अगर हमें कैलकुलेट करना होगा सिंपल रेशियो ऑफ y दैट विल बी इक्वल टू 1.25 बाई 1.25 दैट इज 1। तो सिंपलेस्ट जो इसकी फार्मूला आएगी दैट विल बी इक्वल टू x2 और y, यानी कि कंपाउंड में ये जो प्रेजेंट है वो x2y फॉर्म में होगा, ठीक है, यानी कि जहाँ पे x के 2 मोल्स होंगे वहाँ पे y का 1 मोल होगा, ठीक है। तो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड इज 0.9 ग्राम्स पर लीटर, देखिए कंसंट्रेशन अभी दे रहा है किस में, ग्राम्स पर लीटर में कंसंट्रेशन दे रहा है। व्हाट विल इट इज मोलैरिटी कैपिटल M पूछ रहा है हमसे, मोलैरिटी ऑफ द ग्लूकोज कितनी होगी ब्लड में कंसंट्रेशन दी हुई है, बस मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो मोलैरिटी को हम नॉर्मली लिखते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट मल्टीपल बाय वॉल्यूम इन लीटर्स। तो हमें क्या दिया हुआ है, कंसंट्रेशन दी हुई है लेकिन ग्राम्स पर लीटर में। देखिए अगर हम यहाँ पे ग्राम्स पर लीटर की बात करेंगे दैट मीन्स ये हमें देगा वेट ऑफ सॉल्यूट विल बी प्रेजेंट इन ग्राम्स एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल बी प्रेजेंट इन लीटर्स। दैट मीन्स इफ वी डिवाइड दीज टू टर्म्स दिस विल गिव अस कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स पर लीटर, और ये मोलर वेट जो होता है दैट इज इन ग्राम्स पर मोल, ठीक है। तो वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम दैट विल गिव अस कंसंट्रेशन इन ग्राम्स पर लीटर, सिंपल सी फॉर्मूला है। तो मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट दैट मीन्स कंसंट्रेशन तो पता ही है आपको, दैट इज कंसंट्रेशन गिवन है दैट इज 0.9 डिवाइड बाय मोलर वेट दैट इज 180। तो इसको मैं सिंपल फार्मूला में कैसे लिख सकता हूँ, 0.9 बाई 180 को मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं 9 डिवाइड बाई 18 कर सकता हूँ और मल्टीपल होगा, इसका ऊपर जाएगा 10 पावर 1 10 पावर -1 बन के इसका 10 पावर -1 दैट इज 10 पावर -2 दैट 9192 दैट इज 1/2 दैट इज 0.5 मल्टीपल बाय 10 पावर -2 दैट इज 0.005 मोलर। दिस विल बी द आंसर, 0.004 मोलर विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.054 मोलर ऑफ K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम। देखिए इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, इसका वॉल्यूम दिया हुआ है और उसकी मोलैरिटी दी हुई है, किसका, K2Cr2O7 की। एक तो वॉल्यूम दिया है, इसका मोलैरिटी भी दिया हुआ है एसिडिक मीडियम में। यह ऑक्सीडाइज कर रहा है H2S गैस को कर रहा है, सल्फर बना रहा है, H2S गैस को ऑक्सीडाइज करके सल्फर बना रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ 0.03 मोलर ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज द सेम अमाउंट ऑफ H2S है ये, दिस इज H2S गैस टू सल्फर इन एसिडिक मीडियम। दैट मींस क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि अगर 50 सेंटीमीटर क्यूब इसका मोलैरिटी इतनी, ये ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो बताओ इसका अगर इसकी KMnO4 की जो मोलैरिटी है 0.03 मोलर है, तो इसका कितना वॉल्यूम इसके सेम अमाउंट को ऑक्सीडाइज कर सकता है, ठीक है। तो हम इसमें देखिए, हम वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमें एक मोलैरिटी दी हुई है, तो मोलैरिटी से हम नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। वंस वी गेट नॉर्मेलिटी से फिर हम नॉर्मेलिटी वाली फार्मूला यूज़ करके वॉल्यूम N1V1 = N2V2 कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल अगर हम लॉजिक यूज़ करेंगे कि नॉर्मेलिटी इसका, देखिए लेकिन उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि एसिडिक मीडियम है, और जब भी हम K2Cr2, ये दोनों के दोनों बेटर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है एसिडिक मीडियम में। K2Cr2O7 एंड KMnO4 बोथ आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स इन एसिडिक मीडियम, ये ऑक्सीडाइज करते हैं, लेकिन एसिडिक मीडियम में इसका जो यानी कि K2Cr2O7 इसके 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनफैक्ट इसका 6 होगा एसिडिक मीडियम में। ये हमारा टॉपिक होता है रिडॉक्स रिएक्शन में, जब हम बैलेंस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन करते हैं, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, उसमें हम देखते हैं कि K2Cr2O7 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, लेकिन उसको करने के लिए क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन जो खुद रिड्यूस हो जाएगा, ये प्लस यहाँ पे +6 से लेके +3 तक रिड्यूस हो जाता है, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। एसिडिक मीडियम में 6 मोल इलेक्ट्रॉन लेता है रिड्यूस कर दूसरे को ऑक्सीडाइज करने के लिए या खुद रिड्यूस होने के लिए, यानी कि इसका एन फैक्टर जो होता है दैट इज 6। इसमें कुछ H पॉजिटिव आयंस भी यूज होंगे बिकॉज एसिडिक मीडियम है। तो यहाँ पे KMnO4 हम यूज करेंगे। KMnO4 के लिए आपने देखा होगा कि 5 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत हमें पड़ती है, एसिडिक मीडियम से हमें 5 इलेक्ट्रॉन उठाने पड़ते हैं। उसके बाद ये मैग्नीज डाइपॉजिटिव है, यानी कि इसका जो वैलेंस फैक्टर है दैट इज 5,
ठीक है। तो हम नॉर्मेलिटी आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। नॉर्मेलिटी तो सबको पता है, मोलैरिटी इनटू n फैक्टर, वैलेंस फैक्टर। मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी ऑफ व्हाट, दिस इज n1। मैं नॉर्मेलिटी n1 किसको लिख रहा हूँ, K2Cr2O7 को, इसको मैं लिख रहा हूँ n1, दैट इज मोलैरिटी इनटू n फैक्टर। इसकी मोलैरिटी गिवन है, मोलैरिटी है 0.04 मोलर इनटू n फैक्टर, n फैक्टर इसका 6 है, 6 इंटू 0.04 दैट इज 0.24 नॉर्मल। अब n2 किसकी नॉर्मेलिटी है, K-4 की, तो n2 किसके बराबर होगा, मोलैरिटी इनटू n, इसकी भी मोलैरिटी दी हुई है 0.03, और इसका n फैक्टर जो है वैलेंस फैक्टर है दैट इज 5, 0.15, ठीक है। तो therefore we can use the normality equation, normality formula n1v1 equal to n2v2। तो इससे हम आराम से v2 निकाल सकते हैं। v2 कैसे आएगा, n1v1 by n2, तो n1 कितना है, that is 0.24 into v1 कितना है 50 डिवाइड बाय n2, n2 is 0.15। इसका आप अगर आंसर देखोगे 0.15 को खत्म, 5 3 5 10, दिस इज 3 1 3 8 8 into 10 that is 80 सेंटीमीटर क्यूब विल बी द आंसर, ठीक है। शाबाश। तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें रेडॉक्स रिएक्शन का थोड़ा सा यहाँ पे हेल्प लेनी पड़ती है कि एसिडिक मीडियम में ये 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यूज करके एक बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वल मास ऑफ H2O2 एंड मीथेन, 3 गैसेस है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन और मीथेन है, बीन टेकन इन अ कंटेनर ऑफ वॉल्यूम V at temperature 27 in an identical condition, the ratio of volumes of H2O2 methane would be। देखिए सिंपल सा एक लॉजिकल क्वेश्चन है। लॉजिकल क्वेश्चन का मतलब ये है कि एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस पे क्वेश्चन है, और वो हमसे पूछ रहा है कि अगर डिफरेंट गैसेस है और इनका इक्वल मास लिया हुआ है, ठीक है, आइडेंटिकल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर पे लिया हुआ है, देन देयर रेशियो ऑफ द मोल्स विल बी सेम। दैट मींस अगर हम मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, शाबाश, तो दैट विल बी इक्वल टू वेट डिवाइड बाय एटॉमिक वेट दैट इज 2। अब हम नंबर ऑफ मोल्स करेंगे किसका, अब हम उसके बाद हम नंबर ऑफ मोल्स करेंगे ऑक्सीजन का, दैट इज वेट ऑफ ऑक्सीजन बाय इट्स मॉलिक्यूलर वेट दैट इज 32। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन चेक करेंगे, तो दैट इज इक्वल टू सम वेट डिवाइड बाय 16, ठीक है। तो इसका रेशियो जो आएगा n1 is to n2 is to n3, ठीक है। तो दैट विल बी इक्वल टू लाइक ये 1/2 is to 1/32 is to, इसको अगर हम 16 से 32 से मल्टीपल करें, यहाँ भी 32 से मल्टीपल कर सकते हैं, यहाँ भी 32 से मल्टीपल कर सकते हैं, 2 1s to 16, 31 1, 16 2, that will be ratio will be 16 is to 1 is to 2, 16 is to 1 is to 2 is the answer, ठीक है। ऑप्शन नंबर C is the correct। Moving to question number 8, calculate the molarity of sodium hydroxide in the solution prepared by dissolving its 4 gram enough water to, देखिए वॉल्यूम दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, तो सिंपल सा एक क्वेश्चन है। सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है, इसका मोलिकुलर वेट आपको पता ही है 40 ग्राम्स पर मोल है। तो अगर हमें मोलैरिटी कैपिटल M, शाबाश, सो मोलैरिटी चेक करनी है हमें, कैपिटल M दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। अब पहली बात तो हमें मिलीलीटर्स में दिया हुआ है, तो बिल्कुल भी इसमें बिल्कुल भी कोई टफ बात नहीं है, तो मोलैरिटी हम कर सकते हैं वेट ऑफ सोल्यूट बाय मोलर वेट ऑफ दैट इज मोलर वेट मल्टीपल बाय वॉल्यूम इन ml, अभी दिया हुआ है मिलीलीटर्स में, तो मल्टीपल करना पड़ेगा हमें 1000। तो वेट ऑफ सोल्यूट कितना है, वेट ऑफ सोल्यूट है 4 ग्राम, मल्टीपल बाय ये 1000 आ जाएगा, और इसका आ जाएगा 40 बिकॉज इसका मोलर वेट है 40, और इसका वॉल्यूम है 250, 254 4 10, 4 बाई 10 दैट इज 0.4 मोलर होगा आंसर। Moving to question number 59, that is 9th question of chemistry part. Calculate the volume and mass of 0.2 moles of O3. This is O3, ऐसे ओजोन का हमें वॉल्यूम और मास निकालना है। देखिए सिंपल सा एक क्वेश्चन है, तो अगर हम वॉल्यूम कैलकुलेशंस करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए वॉल्यूम ओजोन का 1 मोल ऑफ ओजोन will occupy 22.4 लीटर ऑफ, ठीक है, 22.4 लीटर। अब 0.2 मोल कितना ऑक्यूपाई करेगा, 0.2 मोल ऑफ ओजोन विल दैट विल ऑक्यूपाई 22.4 into 0.2 and that will be equal to शाबाश 4.48। इसको आप आराम से फिर कर सकते हैं, आराम से घर पे आप चेक कर सकते हैं 4.48, ठीक है। तो इसका
मास कैलकुलेशन करने के लिए मास कैलकुलेशन करने के लिए हमें पता है कि 1 ग्राम ऑफ 1 मोल ऑफ 1 मोल ऑफ ओजोन 1 मोल ऑफ ओजोन ये ऑक्यूपाई करता है 48 ग्राम, ठीक है। तो हम नॉर्मली हमें क्या करना है, मास करना है। दैट मीन्स या हम ये कह सकते हैं कि 48 ग्राम ऑफ ओजोन 1 मोल के बराबर, या इनकी 1 मोल ऑफ ओजोन विल बी इक्वल टू 48 ग्राम ऑफ ओजोन, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि 0.2 मोल ऑफ, हमें 1 ग्राम नहीं पूछा, 1 मोल नहीं पूछा है, 0.2 मोल ओजोन का हमें देखना है। तो वो होगा 48 मल्टीपल बाई 0.2 एंड दैट विल बी इक्वल टू 9.6 समथिंग। दिस विल बी द आंसर 9.6 ग्राम, ठीक है। दैट मीन्स अगर 1 मोल ओजोन 48 ग्राम, बिकॉज हमें पता है कि ओजोन का जो मोलिकुलर वेट है दैट इज 48, ठीक है। तो अगर 1 मोल ओजोन 48 ग्राम होगा तो 0.2 मोल होगा 48 इंटू 0.2 दैट इज 9.6, ठीक है। और इसका ऑप्शन है, हाँ 9.6 ऑप्शन है इसका। At normal temperature pressure, the density of a gas is 0.00445 grams per ml. Then find out its vapor density and molecule. देखिए वेपर डेंसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। हमें पता है कि वेपर डेंसिटी होती है डेंसिटी ऑफ दैट गैस, जिसकी हमें वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। अब देखिए हमें इसमें से यूज़ करना होगा एक डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन हमें पता होना चाहिए, ठीक है। डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन हमें पता होना चाहिए, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन दैट इज इक्वल टू 0.0899 ग्राम्स पर लीटर। ये तो आप सबको पता होना चाहिए कि डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन होता है 0.0899 ग्राम्स पर लीटर। और अगर हम mls की बात करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 0.00 mls मिलीलीटर्स की बात करेंगे 0.00899 ग्राम्स पर ml। ये होती है डेंसिटी, बिकॉज हमें mls में क्यों, बिकॉज हमारी डेंसिटी जो इसने गिवन है डेंसिटी दैट इज इन ग्राम्स पर मिलीलीटर, ठीक है। तो हम वेपर डेंसिटी से निकाल सकते हैं आराम से, दैट इज वेपर डेंसिटी विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ गैस दी हुई है 0.00445 डिवाइड बाई 0.4 टाइम्स 0 बिकॉज mls में है। तो इसका अगर आप चेक करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 50 अराउंड क्या आ जाएगा। और वेपर डेंसिटी है तो वेपर डेंसिटी होता है ट्वाइस मोलर मास के, तो वेपर डेंसिटी जो होगा ट्वाइस मोलर मास के, सॉरी उल्टा बता दिया, मोलर मास होता है ट्वाइस वेपर डेंसिटी के। तो मोलर मास इज इक्वल टू ट्वाइस वेपर डेंसिटी, 2 है तो वेपर डेंसिटी 50 है, दैट इज इक्वल टू 100, दैट इज 50 कमा 100 इज द आंसर, ठीक है। यानी कि मोलर मास होता है, मॉलिक्यूलर मास जो होता है दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स वेपर डेंसिटी। तो ये वेपर डेंसिटी हमारी 50 और मोलर मास हमारा 100 आ गया, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन CONH3 6Cl2Br, देखिए सिंपल, हम इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट X, ठीक है। तो अमोनिया बीइंग न्यूट्रल लिगेंड कैरीज चार्ज, इट इज अ न्यूट्रल लिगेंड। तो अगर हम ऐसे भी कर सकते हैं या दो तरीके इसको आयनाइज करके भी कर सकते हैं, तो प्लस इसमें आएगा -2 -3, तो इसमें आएगा टोटल -3 दैट इज x -3 इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू +3। या इसको आप आयनाइज करके भी Cl2Br को आयनाइज करके भी इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज चढ़ा कर सकते हैं, ऐसे CONH3 6 विद 3 पॉजिटिव प्लस ये देगा ट्वाइस Cl नेगेटिव प्लस Br नेगेटिव। तो इसका आप कॉम्प्लेक्स का चार्ज बता सकते हो, दैट इज x + 6 × 0 इक्वल टू +3, दैट इज x इक्वल टू +3। तो +3 इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस इन BaH2PO2 ट्वाइस। देखिए ये वाला कंपाउंड जो है इसको अगर हम नॉर्मली एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो BaH2O2 बाहर दैट इज H4 आएगा, P2 आएगा और O4 आएगा। तो सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि हमें ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है किसका, फॉस्फोरस का, सेंट्रल एटम फॉस्फोरस का। बेरियम, देखिए बेरियम एक अल्कलाइन अर्थ मेटल है, इट कैरीज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +2, दैट मीन्स इट विल बी ऑफ +2 प्लस हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन +1 का काम करेगा और 4 है तो +4 प्लस ट्वाइस x, 4 ऑक्सीजन है तो -8 इक्वल टू 0, दैट विल बी इक्वल टू 2x - 2 इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू +1, +1 विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट। Next, calculate the number of atoms present in one drop of water having mass of 1.8 ग्राम। देखिए वाटर की बात है, वाटर की बात, 1 ड्रॉप ऑफ वाटर, एक ड्रॉप वाटर में देखिए वाटर में एटॉमिसिटी होती है 3। अगर हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे, मान लीजिए हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किया, दैट इज गिवन वेट डिवाइड बाय मोलर वेट,
18, दैट इज 0.1. नंबर ऑफ मोल्स आ गए, लेकिन हमें क्या करना है, नंबर ऑफ एटॉम्स. अब हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करेंगे. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करेंगे. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे 0.1 इंटू एवोगैड्रोस नंबर. अब नंबर ऑफ एटॉम्स कितने होंगे, नंबर ऑफ, एक मॉलिक्यूल में 3 एटॉम्स होते हैं, तो एटॉमिसिटी हमें इसको मल्टीपल करनी पड़ेगी. तो दैट विल बी 3 इंटू 0.1, दैट इज 0.3 टाइम्स एवोगैड्रो नंबर. दैट विल बी द आंसर. ठीक है, सिंपल सा एक क्वेश्चन था. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ आयंस रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. देखिए, आइसोइलेक्ट्रॉनिक मीन सेम इलेक्ट्रॉन्स जिसमें होंगे, तो ये आपने बड़े अच्छे से किया होगा, इजी क्वेश्चन है. तो देखिए, बेरियम है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है, स्ट्रोंशियम डाउन है. देखिए, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, इनका पीरियड नंबर ही अलग है, तो इलेक्ट्रॉनिक बिल्कुल भी नहीं होंगे. ठीक है, तो एक एक दो दो इलेक्ट्रॉन के निकलने से बिल्कुल भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं होंगे. इस पे अगर हम बात करेंगे पोटेशियम की, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19, एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है तो 18. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, एक इलेक्ट्रॉन लॉस गेन किया है 17 और हो गए 18. कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए तो 18. स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किए तो 18. तो दीज आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. ऑप्शन बी. नेक्स्ट, द इनकरेक्ट हाइड्रेटेड रेडियस ऑर्डर इज. इनकरेक्ट हाइड्रेटेड रेडियस, देखिए आप सबको पता हो कि जितना छोटा एक आयन होगा उतना ही वो पानी में बड़ा आयन होगा. दैट मीन्स जितना एक स्मॉलेस्ट आयन, जितना आयन छोटा होगा वो पानी को उतना खींचने की टेंडेंसी रखता है. ठीक है, तो उसका हाइड्रेटेड साइज, एक होता है साइज. अगर हम साइज की बात करेंगे, साइज और हाइड्रेटेड साइज रिवर्स है. if size of ion is smaller then it will be having higher hydrated radius. that means उसको उसके z इफेक्टिव के हायर होने से, हायर z इफेक्टिव की वजह से वो वाटर को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी ज्यादा रखता है. देखिए, लिथियम छोटा आयन है बेरिलियम से. नो, ये बेरिलियम छोटा है, इनकरेक्ट है. बेरिलियम छोटा आयन होगा. देखिए, लिथियम जो आएगा, लिथियम के बाद आता है बेरिलियम इस वाले ग्रुप में. लिथियम के बाद बेरिलियम, इधर जाएंगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा और साइज कम हो जाएगा. बेरिलियम 2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन, एक तो इसका अपना ही साइज छोटा था और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए और छोटा साइज हो गया. लिथियम से तो साइज बहुत छोटा हुआ, इसका जो हाइड्रेटेड साइज होगा वो बड़ा होगा. बिल्कुल, इसका साइज स्मॉल है. इसका जिस आयन का साइज जितना छोटा होगा वो उसका हाइड्रेटेड साइज उतना ज्यादा बड़ा होगा. इसका साइज छोटा है, इसका हाइड्रेटेड साइज बड़ा होगा. हाँ है तो बिल्कुल है, लेकिन हमसे पूछ रहा है कि इनकरेक्ट जो है. देखिए, एल्यूमिनियम और सोडियम, इसमें क्या होगा, सोडियम और एल्यूमिनियम में अगर हम, बिल्कुल यही ऑप्शन है, मतलब यही तरीका है, इसमें भी यही रूल फॉलो होगा जो इसमें होगा. उसके बाद आई नेगेटिव और Cl नेगेटिव. देखिए, आई नेगेटिव, क्लोरीन ऊपर, ये आयोडीन क्या है नीचे. क्लोरीन का साइज छोटा होगा. देखिए, क्लोरीन और आयोडीन के रेस्पेक्ट में क्लोरीन ने भी 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, आयोडीन ने भी 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है. तो सबसे बड़ा, पहले तो नॉर्मली इनका साइज, आयोडीन का साइज बड़ा होगा, उसकी वजह से इसका हाइड्रेटेड साइज कम होगा. लेकिन इसने क्या लिखा कि आयोडीन का हाइड्रेटेड साइज बड़ा है. आयोडीन का साइज जो है, आयोडीन का साइज है अपना साइज, आयनिक साइज, वो तो बड़ा होगा, लेकिन उसका हाइड्रेटेड साइज जो है वो कम होगा, छोटा होगा. लेकिन इसने बताया कि आयन का एक्वस, ये लिख रहा है ना AQ, दैट इज एक्वस, दैट इज आई नेगेटिव आयोडाइड जो है, इसका एक्वस फॉर्म जो है, इस एक्वस साइज जो है, हाइड्रेटेड साइज वो बड़ा है, वो बड़ा, बिल्कुल इसका साइज बड़ा होगा, आयनिक साइज होगा, लेकिन उसका हाइड्रेटेड साइज कम होगा. लेकिन उसने ज्यादा लिखा है तो ये इनकरेक्ट है. ठीक है, शाबाश शाबाश. तो अब सिलेक्ट द करेक्ट आयनिक रेडियस ऑर्डर. आयनिक रेडियस ऑर्डर की अगर हम नॉर्मली बात करेंगे, देखिए फॉस्फोरस 15 एटॉमिक नंबर है, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो 17 बन जाएगा. इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो 18 बन जाएगा. तो ऑब्वियस सी बात है, हायर इज द नेगेटिव चार्ज, हायर इज द साइज ऑफ द आयन. जितना नेगेटिव चार्ज होगा एक एनायन पे, उतना उसका साइज बड़ा होगा. दैट मीन्स यहाँ पे बता रहा है कि करेक्ट साइज, ये छोटा है तो इसने बड़ा दिखाया, तो गलत आंसर है. फॉस्फोरस, यहाँ पे फॉस्फोरस और यहाँ पे सल्फर है. ठीक है, तो फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 और सल्फर का एटॉमिक नंबर 16. तो देखिए, फॉस्फोरस ने भी 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो 18, सल्फर ने भी 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो 19. इसका साइज बड़ा होगा, तो करेक्ट आयनिक साइज इज दिस. ठीक, लॉजिक, सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन है. व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर अ गैस फेज +3 आयन ऑफ आयरन Z = 26. यानी कि आयरन का +3 फेज में कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट होगी. पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आयरन जो है, आयरन का Z जो होता है 26 होता है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d6 for outermost configuration 4s2. This is the configuration for iron
इन इट इज ग्राउंड स्टेट, 3d6 4s2। अब आयरन क्या बना रहा है, +3 आयन बना रहा है, यानी कि आयरन ने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किए। ऑब्वियस सी बात है 2 इलेक्ट्रॉन इसमें करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें करेगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी 3d5 4s0 3d, और एर्गॉन इसकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आएगी एर्गॉन की भी, ठीक है। तो एर्गॉन 3d5 है ना, 3d5 और 4s0, यहाँ 4s नहीं लिखा है लेकिन 4s0 भी है, ठीक है, शाबाश। Which is the correct increasing order of their tendency of the given elements to form M3 negative ion? M3 नेगेटिव आयन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी, M3 इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी। सिंपल सा लॉजिक है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम थी कि 2 ऑप्शन इसमें सेम थे। इसमें एक ऑप्शन, आप ऑप्शन ए या ऑप्शन बी को भी अगर आप समझ जाएंगे तो इसमें ऑप्शन ए और ऑप्शन बी सेम लिखे थे, तो इन दोनों में आप पहले वाले या दूसरे वाले को आप चेंज कर सकते हैं, तो रिवर्स ऑर्डर में आप इनको रख के आंसर बता सकते हैं। कि आपको पता है कि M3 माइनस बनाने की टेंडेंसी, आपको पता है कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, टेंडेंसी टू फॉर्म -3 नेगेटिव डिक्रीजेस, दैट मीन्स सबसे बड़ी टेंडेंसी होगी, सबसे ज्यादा टेंडेंसी होगी नाइट्रोजन की। अब अगर इसका रिवर्स ऑर्डर करेंगे तभी इसका आंसर ये आएगा, बिकॉज ऑप्शन इसमें थोड़े 2 मैचिंग ऑप्शन से, दोनों के दोनों सेम ऑप्शन से, इसलिए हमें एक ऑप्शन को अगर हम थोड़ा रिवर्स करेंगे तो, और एक इसका एक लॉजिक और है कि डाउन द ग्रुप हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम्स लेस स्टेबल, स्टेबिलिटी ऑफ द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस, यानी कि ये बिस्मुथ जो है, बिस्मुथ +3 या -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कम स्टेबल होगा रादर देन नाइट्रोजन, बिकॉज इसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा, ठीक है। तो वो हम बिल्कुल भी यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो सिंपल सा एक लॉजिक हम यहाँ पे बता सकते हैं कि डाउन द ग्रुप देखो n नेगेटिव n -3 p -3 और as -3 बनाने की टेंडेंसी तो है ना, जो नाइट्रोजन फास्फोरस और एर्सेनिक में n-3 बनाने की टेंडेंसी तो डाउन द ग्रुप डिक्रीज ही होगी। दैट मीन n नाइट्रोजन -3 बना सकता है आराम से, ये बहुत कम बना सकता है। दैट मीन डाउन द ग्रुप बनाने की टेंडेंसी तो क्या बना रहा है, करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर टेंडेंसी, तो ये सबसे ज़्यादा टेंडेंसी रखेगा फास्फोरस से, फिर एर्सेनिक से। लेकिन इसका ऑप्शन में थोड़ा सा लोचा था, इसलिए इसको चेंज करके आप इसको समझ सकते हैं फर्दर के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following arrangement represents the correct order of electron gain enthalpy? Electron gain enthalpy, it is actually energy released at the time of electron gain. तो सिंपल सी बात है, फ्लोरीन कौन कौन सा दिया, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन। देखिए ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सल्फर ऑक्सीजन फैमिली से बिलोंग कर रहा है, क्लोरीन फ्लोरीन फैमिली से यानी कि हेलोजन फैमिली से बिलोंग कर रहा है। दिमाग कह रहा है कि सबसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी, गेन करने की टेंडेंसी के वक्त जो एनर्जी रिलीज होगी वो फ्लोरीन की ज़्यादा होगी, उसके बाद ऑक्सीजन की, उसके बाद क्लोरीन की, और ये दिमाग कह रहा है। लेकिन इसका जो पीरियड नंबर है n, जो है n वैल्यू दे शेल नंबर या पीरियड नंबर, तो इसका 2 है और इसके लिए पीरियड नंबर है 3, ठीक है। तो दूसरे इलेक्ट्रॉन में जाने से इसमें थोड़ी सी वेरिएशन आएगी कि दिमाग से हम सोच रहे हैं कि फ्लोरीन का ज़्यादा होगा देन ऑक्सीजन, या फ्लोरीन का ज़्यादा होगा देन क्लोरीन। नॉर्मली इसमें एक वेरिएशन आएगी ड्यू टू कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में जाएगा। अगर फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो सेकंड शेल में जाना पड़ेगा, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन के गेन करेगा तो थर्ड शेल में जाएगा। यहाँ पे गेन करने से रिपल्शन बढ़ जाती है, सो इट इज डिफिकल्ट टू गेन द इलेक्ट्रॉन इन द पुट द इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड शेल रादर देन इन थर्ड शेल, बिकॉज सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन रखने से उनकी जो रिपल्शन होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि क्लोरीन जो है, क्लोरीन का ज़्यादा होगा, उसके बाद क्लोरीन के बाद आएगा फ्लोरीन। देखिए नॉर्मली तो अगर हम ऑक्सीजन और फ्लोरीन की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस एंड along the period इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस। अब बात है ऑक्सीजन और फ्लोरीन का, अगर हम कंपेयर करेंगे और यहाँ पे हम बात करेंगे सल्फर और क्लोरीन। देखिए इन दोनों में तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, इन दोनों में क्लोरीन की, सल्फर और क्लोरीन के मामले में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, लेकिन फ्लोरीन से ज़्यादा क्लोरीन की होगी, ऑक्सीजन से ज़्यादा सल्फर की होगी। दैट मीन्स सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी जो होगी क्लोरीन होगी, उसके बाद होगी फ्लोरीन की, उसके बाद होगी सल्फर की, उसके बाद होगी ऑक्सीजन की। क्लोरीन की, फ्लोरीन, सल्फर और ऑक्सीजन, दिस ऑप्शन ए दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज सेकंड इसमें ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा सेकंड शेल में जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा n = 2 में जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा n = 3 में जाएगा, ये गेन करेगा n = 3 में जाएगा। इट इज़ बेटर टू गेन एन इलेक्ट्रॉन इन n = 3 रादर देन n = 2, इसलिए क्लोरीन
गेन करेगा ज़्यादा, उसके बाद फ्लोरीन को ये मौका देगा, उसके बाद सल्फर गेन करेगा, उसके बाद ये ऑक्सीजन को मौका दे रहा है, ठीक है। शाबाश। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर, और आप सबको पता है कि मेटालिक कैरेक्टर increases down the group, metallic character decreases along the period चलेंगे तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो गया, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है, और डाउन द ग्रुप चलेंगे तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, हम सारे एलिमेंट्स को उनके पोजीशन के हिसाब से अगर हम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे आएगा बेरिलियम, ये मैग्नीशियम, शाबाश, और यहाँ आएगा, एक सेकंड हम इसको यहाँ थोड़ा इस जगह पे लिख सकते हैं, तो ये आएगा बेरिलियम, ये होगा मैग्नीशियम, शाबाश। तो यहाँ पे हमारे पास लिथियम होता है, यहाँ पे होता है हमारे पास सोडियम, और कौन सा एलिमेंट है हमारे पास, तो यहाँ पे सोडियम भी आ गया, बेरिलियम भी आ गया, मैग्नीशियम भी आ गया। अब सिलिकॉन है, सिलिकॉन किस फैमिली से, बेरिलियम। अब कार्बन, यहाँ इस जगह पे कार्बन होगा, थोड़ा चल के बेरिलियम, फिर बोरोन, कार्बन की बात है यहाँ पे। कार्बन के बाद जो आएगा इसका रेस्पेक्टिव एलिमेंट होगा सिलिकॉन, और नाइट्रोजन आएगा यहाँ पे आएगा फॉस्फोरस, ठीक है। इनकी पोजीशन के हिसाब से इसको मेटालिक कैरेक्टर में बता सकते हैं हम, ठीक है। तो अब आराम से हम कर सकते हैं। तो देखिए मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसका होगा, ऑब्वियस सी बात है, पहला इधर चलेंगे, हम इधर जाएंगे, लॉन्ग द पीरियड चलेंगे तो मेटालिक कैरेक्टर कम होगा, इसलिए फॉस्फोरस और नाइट्रोजन का कोई चांस ही नहीं है, इनके नाइट्रोजन है भी नहीं यहाँ पे। सबसे ज्यादा होगा सोडियम का, क्योंकि एक तो ये लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल पे है, तो लेफ्ट साइड पे सबसे ज्यादा मेटल्स पाए जाते हैं जो हम एस ब्लॉक में पढ़ते हैं, अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो सोडियम सबसे ज्यादा, तो स्मार्ट स्टडी करते हुए हम सोडियम को जल्दी टिक मार सकते हैं, बिकॉज एक ही ऑप्शन है जिसमें सोडियम सबसे पहली पोजीशन पे। अब उसके बाद तो ऑब्वियस सी बात है मैग्नीशियम आएगा, बेरिलियम थोड़ी आएगा, बिकॉज डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, बेरिलियम से पहले मैग्नीशियम आएगा बिकॉज इसका डाउन द ग्रुप है, n=3 इसका n=2 है, उसके बाद ये बेरिलियम को चांस देगा, और अब फिर हम सिलिकॉन की फॉस्फोरस की बात करेंगे, तो आपको पता है इधर से इधर जाने में मेटालिक कैरेक्टर कम होगा तो सिलिकॉन का ज्यादा होगा, लेकिन सबसे ज्यादा सोडियम का होगा, फिर मैग्नीशियम, फिर बेरिलियम, फिर सिलिकॉन, और उसके बाद फॉस्फोरस, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 71, आर द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोवैलेंसी ऑफ एल्युमिनियम इन AlClH2O5+2 सेम। क्या ऑक्सीडेशन स्टेट और एल्युमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट, हाँ, और कोवैलेंसी सेम है इसमें। देखते हैं, एल्युमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने के लिए हम पहले x लिखेंगे, माइनस क्लोरीन का 1 लिखेंगे, वाटर बीइंग न्यूट्रल लिगेंड तो इक्वल टू इसका 0 आएगा, और नेट चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स दैट इज x = +3। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 तो आ गया, +3 यहाँ भी है। अब देखना है कि येस और नो, यानी कि इसकी कोवैलेंसी, देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट तो आ गया +3। अब कोवैलेंसी की अगर हम बात करें, कोवैलेंसी मींस कि नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने जुड़े होंगे, ठीक है, तो कितने मैक्सिमम बॉन्ड्स बना सकता है। बॉन्ड्स हमें कॉम्प्लेक्स से पता चलेगा, देखिए इसने 6 लिगेंड्स को अपने साथ जोड़ा हुआ है, एक क्लोरीन को, नेगेटिव लिगेंड को, और 5 वाटर मॉलिक्यूल्स को, है ना। तो इसका जो कोवैलेंसी है इस कॉम्प्लेक्स से समझ आ रहा है कि इसका कोवैलेंसी जो है वो 6 है, दैट मीन नो, सेम नहीं है। ऑक्सीडेशन स्टेट है 3 और कोवैलेंसी है 6, ऑप्शन ए इज करेक्ट। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गैडोलियम एटॉमिक नंबर 64, इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखिए, कॉन्फ़िगरेशन हमें ज़ीनॉन तो हमें 54 कॉन्फ़िगरेशन तक ले जाएगा। अब उसके बाद ज़ीनॉन के बाद तो एफ सबशेल स्टार्ट करके 4f भी आता है, उसके बाद 5d भी आता है, उसके बाद 6s भी आता है। अब हमें कॉन्फ़िगरेशन इस हिसाब से करने की स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन जाए। पहले पे हम बात करेंगे 4f3 में 5d भी। देखिए इसमें ना तो इसमें बस एक हाफ फिल्ड है और एक फुल्ली फिल्ड है, इसमें ज़ीनॉन में 4f। देखो इसको 4f को इसने पार्शियली फिल किया हुआ है और इसको हाफ फिल कर रहा है, तो सबसे पहले इसको 4f को फिल करना है हाफ फिल्ड, कम से कम तो हाफ फिल्ड होनी चाहिए। तो ज़ीनॉन की कॉन्फ़िगरेशन आएगी, उसके बाद 4f 14 का हाफ है 7, हाफ फिल्ड बन जाएगा। 5d में रहेगा 2, नो बिल्कुल भी नहीं, 5d में 2 बिल्कुल भी नहीं रह सकते, बिकॉज 5d से पार्शियली फिल्ड हो जाएगा। तो इसमें 4f7, 5d में एक पार्शियल रहेगा, लेकिन इससे फुल्ली फिल्ड भी बन जाएगा। दैट मीन्स दिस ऑप्शन इज करेक्ट, बिकॉज यहाँ से आप देख पाओगे कि एक तो 4f सबशेल जो है वो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन शो करके स्टेबल बन जाएगा, और 6s जो है वो भी फुल्ली फिल्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे इसने क्या किया है, देखिए हम जानते हैं कि हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड दोनों स्टेबल होते हैं,
लेकिन इन दोनों का खुद से कंपेयर करेंगे तो फुल्ली फिल्ड इज कंपैरेटिवली मोर स्टेबल देन हाफ फिल्ड, इसलिए ये फुल्ली फिल्ड का कॉन्फ़िगरेशन गेन करेगा और इसको हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन में रखेगा। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन सी। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन CH2Cl2, हाँ CH2Cl2 में दो ऑक्सीडेशन स्टेट x प्लस 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू प्लस x इक्वल टू 0। देखिए इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल सा स्ट्रक्चर होता है, इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है इसका। सिंगल बॉन्ड कंट्रीब्यूट्स बाय 1 + 1 टू इलेक्ट्रोपॉजिटिव -1 टू इलेक्ट्रोनेगेटिव। कार्बन और हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट कंपैरिजन में हाइड्रोजन बनेगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज पर पॉलिंग स्केल होती है प्लस 2.1 और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5। कार्बन इज अ बिट इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, दैट मीन इस पे +1 इस पे -1 तो इस पे 0, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट of carbon in CH2Cl2 is 0. The pair of compounds in which the metals are in their highest oxidation states. Highest oxidation states देखिए MnO2 लिखा है, MnO2 में मैग्नीज पे ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आएगा, x-4 इस पे आएगा +3, इस पे आएगा +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। आई होप कि आप सबको कैलकुलेट करना आता होगा। तो इस पे आएगा x-4 -6 दैट इज +6, इसका आएगा +2, इसका आएगा +3, इसका आएगा +2, इसका आएगा +3। तो सबसे ज़्यादा मेटल्स किस वाले हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में आराम से दिखाई दे रहा MnO4 और CrO2Cl2 में एटॉम यानी कि मेटल्स जो है सेंट्रल मेटल एटम्स वो अपनी हाईएस्ट स्टेबल शाबाश हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए निकल का जल्दी से हम देखो, कार्बोनाइल बीइंग न्यूट्रल लिगेंड, इसका निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 0 आएगा। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा +2, इसका +2 प्लस x -4 इक्वल टू 0, x -2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +2, इस पे आएगा +2, इसका आएगा +4 बिकॉज इसका आएगा +2 प्लस x -6 इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू +4। ठीक है, तो इसका आएगा 0 +2 +4, बिल्कुल सही तो है, यानी कि इसका 0 पहले का निकल का 0, उसके बाद इसका +2, उसके बाद इसका +4। तो यहाँ से और एक देख सकते हैं, इसका आएगा निकल का, इसका आएगा +4 +2, इसमें +2 लिखा है, इसमें 0 गलत है, इसका 0, इसका +4, इसका 2 गलत है, इसका 6 बिल्कुल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन 75। नेक्स्ट, which of the following is true about the given redox reaction। given redox reaction जो है इसमें कौन सा ट्रू ऑप्शन है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सुनिए आप, ये एक रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑकर साइमल्टेनियसली, एक रिडॉक्स रिएक्शन है। तो ऑप्शन ए है SnCl2 इज ऑक्सीडाइज्ड एंड FeCl3 एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए रिडॉक्स रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो साइमल्टेनियसली, लेकिन एक की हो रही है ऑक्सीडेशन, दूसरी की होती है रिडक्शन। लेकिन जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, जिसकी रिडक्शन हो रही है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। अब एक की ऑक्सीडेशन हो रही है तो दूसरे ने की होगी। अब अगर हम SnCl2 की बात करेंगे, SnCl2 इज ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडेशन का एक डेफिनेशन ये भी है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। SnCl2 यहाँ पे टिन के साथ जो 2 क्लोरीन थे, यहाँ से यहाँ जाते वक्त टिन ने 2 क्लोरीन और गेन किए हैं, तो हम कह सकते हैं नॉर्मली गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हुआ है, बिकॉज एक टिन के साथ 2 क्लोरीन थे, अब यहाँ से यहाँ गए तो टिन के साथ 4 क्लोरीन है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट बिकॉज इट इज ऑक्सीडाइज्ड, SnCl2 इज ऑक्सीडाइज्ड। और इसको ऑक्सीडाइज कौन करेगा? FeCl3 एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बाकी तो वहाँ पे है नहीं कोई जो इसकी ऑक्सीडेशन करे, दैट मीन्स SnCl2 ऑक्सीडाइज हुआ और इसकी ऑक्सीडेशन FeCl3 ने की। Which of the following is a disproportion reaction? डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें इन विच सेम एटम अंडरगोज ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। अगर किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे हमें मिला कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया है, तो दैट विल बी, उसको हम कह सकते हैं आपकी ऑक्सीडेशन हो रही है। किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट घट गया है तो उसकी रिडक्शन हो रही है। क्लोरीन देखिए अपनी एलिमेंटल फॉर्म में है तो 0 है, तो क्लोरीन यहाँ पे +1 में होगा। देखिए अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो क्लोरीन +1 में आ जाएगा यहाँ पे, और इसमें -1। देखिए क्लोरीन जब यहाँ से यहाँ हुआ इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, और क्लोरीन जब यहाँ से यहाँ हो रहा है इसका रिडक्शन हो रहा है, तो बिल्कुल हुआ है,
ये एक डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन है। बाकी 3 ऑप्शंस यहाँ पे हम बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे, वो आप खुद देख सकते हैं कि बाकी डेफिनेटली बाकी तो इट इज़ सिंगल ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चंस, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। हाँ, द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट्स टू बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शन आर, यानी कि कोएफिशिएंट्स हमें देखना है CrOH इसका, इसके कोएफिशिएंट। दिस इज एक्चुअली द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से भी आप कर सकते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ते हैं हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ठीक है। तो हमारे पास रिएक्शन है CrOH थ्राइस प्लस Cl, ठीक है, ClO नेगेटिव प्लस, चलिए हम OH बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, OH का मतलब है इसने बेसिक मीडियम यूज़ किया है, और यहाँ पे वाटर वाटर लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमारे पास जो मेन काम है हमारा वो इनके साथ है। तो 2 नेगेटिव प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये बता सकते हैं कि क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आप यहाँ पे अगर देख पाएंगे तो +3 है। क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +1 है। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे है +6, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लोरीन की -1 है। तो अगर क्रोमियम यहाँ से यहाँ गया तो पहली बात तो ये कि उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, +3 से +6 जा रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किए हैं, लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स। क्लोरीन +1 से गया -1, तो इसने क्या किया है, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। अरे +1 से जा रहा है -1, पहले +1 से जा रहा है, जाएगा 0 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके, उसके बाद 0 से जाएगा -1 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके, हो गया 2 इलेक्ट्रॉन गेन। अब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बनाना है तो क्या कर सकते हैं हम, इसको मल्टीपल कर सकते हैं बोथ साइड्स। इसको हम मल्टीपल करेंगे 3 से, इसको हम मल्टीपल करेंगे 2 से, तो ये 2 मल्टीपल आ जाएगा इधर, और ये 2 मल्टीपल हो जाएगा इसके साथ, ये 2 मल्टीपल हो जाएगा इसके साथ, ये 3 मल्टीपल हो जाएगा इसके साथ, ये 3 मल्टीपल हो जाएगा इसके साथ, कॉरस्पॉन्डिंग एटॉम्स के साथ। तो क्रोमियम CrOH थ्राइस का इसका जो स्टाइकोमेट्रिक ऑप्शन है 2 है, 2 तो हर एक ऑप्शन में। ClO का ऑक्सीडेशन स्टेट है, सॉरी इसका स्टाइकोमेट्रिक ऑप्शन है 3, तो स्टाइकोमेट्रिक ऑप्शन 3 दो ऑप्शन में है, मतलब पहले ये बीच के 2 खत्म, ठीक है। अब CrO4 विद 2 नेगेटिव का, CrO4 विद 2 नेगेटिव का जो स्टाइकोमेट्रिक ऑप्शन है +2, तो ये वाला ऑप्शन है, और Cl का 3, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। आराम से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, दैट इज हमारे केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिड्यूसिंग पावर्स। रिड्यूसिंग पावर देखिए, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग पावर। जिसका SRP ज्यादा उसका रिड्यूसिंग पावर कम, जिसका SRP ज्यादा, जिसकी टेंडेंसी होगी रिड्यूस होने की, वो दूसरे को रिड्यूस कम करेगा। SRP इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, देखिए इसकी भी रिडक्शन हो रही है, इसकी भी रिडक्शन हो रही है, इसकी भी रिडक्शन, सबकी रिडक्शन हो रही है, तो इसका मतलब है इसने जो वैल्यूज दिए रिडक्शन पोटेंशियल के वैल्यूज है। तो अरेंज द फॉलोइंग मैटर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे छोटा रिड्यूसिंग, सबसे लोवेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जिसका SRP सबसे लोवेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा, हाँ, सबसे कम रिड्यूसिंग पावर उसका होगा जिसका SRP सबसे ज्यादा होगा। इन सब में वैल्यू आप देख पाएंगे, इसका SRP सबसे ज्यादा है, ये सबसे इसका SRP सबसे ज्यादा है, ये सबसे कम रिड्यूसिंग पावर रखता होगा, दैट इज ये जो AU है गोल्ड है, तो इसका सबसे इसका SRP कम, इसका यानी कि इसका SRP वैल्यू जो है इसका वो सबसे ज्यादा है, इसलिए इसका रिड्यूसिंग पावर सबसे कम होगा, इससे सबसे कम इस वाले केस में है। देखिए लिथियम की अगर हम बात करेंगे, इस ऑप्शन के हिसाब से लिथियम एक बेटर रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, इसके पास रिड्यूसिंग पावर बहुत ज्यादा होगा। अब देखिए हम अगर लिथियम की बात करेंगे, लिथियम का यहाँ पे सबसे नेगेटिव वैल्यू, SRP का सबसे कम वैल्यू, रिड्यूसिंग पावर का सबसे ज्यादा वैल्यू, हाँ होता होगा, तो किससे, पोटेशियम से, एल्युमिनियम से, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। राइट द फॉलोइंग आयन्स इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग कैपेसिटी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स H पॉजिटिव। इनमें से H पॉजिटिव जो है, H पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव और ये सब आयन्स जो है, इनमें से सबसे ज्यादा टेंडेंसी किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन को क्या करने की, कैपेसिटी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की सबसे ज्यादा टेंडेंसी किसकी होगी। देखिए सिल्वर से हम स्टार्ट करेंगे, सिल्वर के पास एटॉमिक नंबर तो होता है 47 है, इसका लास्ट वाली कॉन्फ़िगरेशन में 6s1 कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, 3D, अच्छा 5D, ये यानी कि इसमें आएगा 4D10 और 6s1 आता है लास्ट वाली कॉन्फ़िगरेशन में 47 कॉन्फ़िगरेशन पे। तो 6s ये सबसे ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन, ये सबसे ज्यादा क्या गेन करना चाहेगा, एक इलेक्ट्रॉन, सबसे ज्यादा सिल्वर, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद जिंक। देखिए जिंक +2 में है तो 3D10 आएगा, 3D10 4s0 आएगा,
तो इसके बाद इसकी हाइड्रोजन से तो कम टेंडेंसी होगी इसकी। मैग्नीशियम देखिए, मैग्नीशियम +2 फॉर्म में अपनी और K+1 फॉर्म में। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, 12 से 2 लॉस किए तो ये बन गया 10, दैट इज नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी। अब पोटेशियम है, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 17, 19 से एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है तो इसका एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी एर्गॉन की। लेकिन अब मसला ये है, देखिए दैट मीन्स सिल्वर सबसे ज़्यादा टेंडेंसी रखता हो, ये तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहेगा, ये भी बिल्कुल नहीं लेना चाहेगा, लेकिन इन दोनों के कंपैरिजन में कौन लेगा इलेक्ट्रॉन? ये इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, बिकॉज इसका जो हम इसका जो है इसका साइज कम है, इसका साइज कम है, उसकी वजह से ये इस मैग्नीशियम का साइज कम है बिकॉज अपर इन द ये पीरियड के ऊपर सेकंड पीरियड में आता है, तो उसके बाद ये थर्ड पीरियड में आता है और ये फोर्थ पीरियड में आता है, ठीक है, ये थर्ड पीरियड में आता है और ये फोर्थ पीरियड, इसलिए डाउन द ग्रुप जो जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा, इसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी पोटेशियम के रेस्पेक्ट में मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव की ज़्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन वो होती है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो। देखिए कॉपर, कॉपर की अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखें +2, इसमें 0, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की यहाँ पे -2, इसमें भी -2, ठीक है, हाइड्रोजन का इसमें 0 और इसमें +1, ये तो रिडॉक्स रिएक्शन है, बिल्कुल है, बिकॉज इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ है। आयरन का ध्यान से आराम से आप देख सकते हैं कि देखिए आयरन अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये आएगा 2x - 6, दैट इज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो यहाँ पे 0 है, चेंज हुआ है ऑक्सीडेशन स्टेट तो रिडॉक्स होगी। इसमें देखिए पोटेशियम जो है 0 है, फ्लोरीन 0 है, पोटेशियम का +1 फ्लोरीन का -1 आएगा, तो रिडॉक्स रिएक्शन है बिकॉज ऑक्सीडेशन भी हुई रिडक्शन भी हुई, किसी एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन हो रही है, किसी दूसरे एलिमेंट की रिडक्शन हो रही है। तो बेरियम की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे +2 है, क्लोरीन की -1 है, सल्फर का +6 है, यहाँ पे बेरियम का +2 आएगा, सल्फर का +6 आएगा, हाइड्रोजन का +1 आएगा, क्लोरीन का -1 आएगा। तो बेरियम अगर हम +2 देखें, यहाँ पे भी +2 है, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं हुई है। यहाँ पे हम क्लोरीन की बात करेंगे तो क्लोरीन -1 से -1 जा रहा है, कोई चेंज नहीं हो रही है। सल्फर की +6 से +6 जा रहे हैं तो कोई भी चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। तो हेंस दिस इज नॉट द रिडॉक्स रिएक्शन। बाकी सारी एग्जांपल्स है रिडॉक्स रिएक्शन की, ठीक है। अब थोड़ा मैं स्पीड ले रहा हूँ। IP1 दैट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल फर्स्ट एंड सेकेंड ऑफ मैग्नीशियम आर दिस एंड दिस कैलोरीज पर मोल, द एंथैल्पी रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस। 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी का सम करेंगे, द एंथैल्पी रिक्वायर्ड, एंथैल्पी किसके बराबर होगी? सम ऑफ बोथ द आयनाइजेशन एनर्जीज, बिकॉज पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए और दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, पहला इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें एनर्जी इतने और इतने की जरूरत पड़ी रेस्पेक्टिवली। अब अगर हम टोटल एंथैल्पी की बात करेंगे, टोटल एंथैल्पी की बात करेंगे तो दैट विल बी IP1 प्लस IP2, दैट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल फर्स्ट प्लस सेकंड, इन दोनों का सम करेंगे तो वो कुछ इस तरह का आएगा। लेकिन 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 दिस विल बी द आयनाइजेशन एनर्जी, यस दिस विल बी द, हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है, मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन निकाल रहेंगे तो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी, एनर्जी बिल्कुल रिलीज नहीं होगी। जब इलेक्ट्रॉन गेन करना होगा तब जाके एनर्जी जो है रिलीज होगी, और जब इलेक्ट्रॉन निकालना होगा किसी सिस्टम से जिसको हम आयनाइजेशन एनर्जी या पोटेंशियल बोलते हैं, तो उस वक्त हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है वो, ठीक है। शाबाश। IP1, IP2, IP3, IP4 एंड IP5 ऑफ एन एलिमेंट आर दिस। 7 है, IP1 ये है, IP2 ये है, IP3, IP4 एंड IP5। देखिए हम IP1 और IP2 के बीच में गैप है तकरीबन 7 और 7 की गैप है, यहाँ पे तकरीबन 20 की गैप है, यहाँ पे तकरीबन 12 की गैप है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और यहाँ पे एक 100 से ज्यादा की गैप है। दैट मीन्स जब आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे, पहला इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, बिल्कुल कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है, लेकिन सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी की वजह से तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी तो ज्यादा खर्च होगी रादर देन रिमूविंग फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। ऑलवेज सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी देन फर्स्ट, थर्ड में ज्यादा जरूरत पड़ेगी देन सेकंड, ठीक है। तो पहले से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में कम एनर्जी की गैप है, दूसरे से तीसरा भी कम, थर्ड से फोर्थ भी कम, लेकिन फोर्थ से फिफ्थ जब हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो बहुत ज्यादा एनर्जी गैप आ रही है। दैट मीन्स ये मॉलिक्यूल, ये कंपाउंड जो है, ये यहां तक फॉर्म कर सकता है, आराम से इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है। दैट मीन्स देखिए सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 1s2, 2s2, 2p6, 3s1,
ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आई सेकंड ही ज्यादा होगी, गैप, देयर विल बी हायर गैप, ह्यूज गैप इन दिस, ये आंसर नहीं है। तो सिलिकॉन देखो, सिलिकॉन, ठीक है, देखिए ये किस फैमिली से, कार्बन फैमिली से बिलोंग कर रहा है, कार्बन और सिलिकॉन है, ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और इसका 14, ठीक है, तो 14 की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे p में निकलेगा, आराम से निकलेगा, दूसरा भी आराम से निकलेगा, तीसरा भी आराम से निकलेगा, फोर्थ भी, यहाँ तक बचे, यहाँ पे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन रहेगी, नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ से अब आप इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, फिफ्थ वाला इलेक्ट्रॉन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से निकालना पड़ेगा, उसके लिए एनर्जी की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, दैट मींस सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरेक्टर ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन एंड सिलिकॉन। देखिए नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ठीक है, कार्बन, अच्छा नाइट्रोजन फास्फोरस है, ठीक, नाइट्रोजन और फास्फोरस, ये कार्बन और सिलिकॉन है। देखिए ये सबको पता है कि अलोंग द पीरियड जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, तो नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी किससे, कार्बन से, नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी कार्बन से, और उसके बाद फास्फोरस की ज़्यादा होगी सिलिकॉन से, ये तो क्लियर है। नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी कार्बन से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात हो रही है, हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन कार्बन, फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी किससे, शाबाश, सिलिकॉन से। इसका मतलब नाइट्रोजन से के बाद आएगा कार्बन, उसके बाद ये फास्फोरस आएगा, बिकॉज अलोंग द पीरियड चल रहे हैं हम, फास्फोरस आएगा और उसके बाद सिलिकॉन आएगा, तो ऑप्शन नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस और सिलिकॉन, डी 85। कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 15.8 ग्राम ऑफ KMnO4 इन 50 ml ऑफ, देखिए नॉर्मेलिटी तो हमें पता ही है, नॉर्मेलिटी तो हमें पता ही है, देखिए लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें पैरामीटर दिया हुआ है दैट इज एसिडिक मीडियम, और अभी अभी हम बात कर रहे थे किसी क्वेश्चन में हम अभी बात कर रहे थे कि जब KMnO4 के साथ एसिडिक मीडियम की रिएक्शन हो रही है, यानी कि जब KMnO4 एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कर रहा है, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कर रहा है, H पॉजिटिव मीडियम में रिएक्शन कर रहा है, तो ये उस वक्त उसका इन्फेक्टर होता है 5, ठीक है, तो ये अपनी Mn2 फॉर्म में चला जाएगा, ये असल में Mn+7 से जा रहा है +5, तो 5 इलेक्ट्रॉन को गेन करके, ठीक है, अब देखिए 5 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके, ठीक है, +7 से जा रहा है +2, 5 इलेक्ट्रॉन को गेन करके ये इधर जा रहा है, तो नॉर्मेलिटी की बात अगर हम करेंगे दैट इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, एन फैक्टर में पता है, तो अब हमें मोलैरिटी चेक करनी होगी, मोलैरिटी इक्वल टू वेट दैट इज 15.8, ये 15 है, हाँ, दिस इज 15.8 डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट दैट इज 158, किसका, इसका KMnO4 का 158 होता है मोलिकुलर वेट है, मल्टीपल बाई, देखिए मोलैरिटी वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई इसका मल्टीपल बाई इसका आएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम दिया है 50 ml, 50 ml में है तो हमको 1000 मल्टीपल करना ही पड़ेगा, ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू 20, ठीक है, तो इसका आंसर अगर आप देखोगे तो 20 आएगा, इसके बाद आएगा वो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 158 मल्टीपल बाई 2 डिवाइड बाई 158, बिकॉज मैंने 20 को कन्वर्ट किया, 50 दैट इज 2, ये हमारी आ गई क्या, मोलैरिटी, तो मोलैरिटी इंटू एन, मोलैरिटी तो 2 आ गई थी, एन तो 5 है, 2 इंटू 5 दैट इज 10। नेक्स्ट, हाउ मेनी एटम्स आर टोटल इन प्रेजेंट 1 kg ऑफ शुगर, देखिए एक 1 kg ऑफ शुगर में पहले तो हमें पता होना चाहिए कि 1 kg शुगर में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, C12 H22 O11, नंबर ऑफ एटम्स वो कितने, 22 + 12 + 11 दैट इज 45, तो नंबर ऑफ एटम्स होंगे 45 इंटू एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है, ठीक है, शाबाश, तो पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, नंबर ऑफ एटम्स तो है, नंबर ऑफ एटम्स जो है दैट इज 45, जरा बताइए नंबर ऑफ मोल्स कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, 1 kg है तो 1000 ग्राम्स होगा डिवाइड बाई इट्स मोलिकुलर वेट दैट इज 342, तो इसका कोई आंसर आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स, इसी को हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा 1000 डिवाइड बाई 342 मल्टीपल बाय एवोगैड्रो नंबर। अब अगर नंबर ऑफ एटम्स की बात हो रही है, अब अगर नंबर ऑफ एटम्स की बात हो रही है, नंबर ऑफ एटम्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो आगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीपल बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीपल बाय टोटल नंबर, ये 45 है, बिकॉज एक शुगर, 1 kg शुगर में, एक शुगर में
इतने नंबर एक शुगर में 45 एटॉम्स होते हैं, ठीक है। तो वो टोटल आ जाएगा आपका आंसर 7.92 इंटू 10 टू द पावर 25। या 10 टू द पावर किसका आ गया, एवोगाड्रो नंबर का 10 टू द पावर 23 आ गया, और 10 टू द पावर 2 फार्मूला के कैलकुलेशन के हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द मोलैलिटी, स्मॉल m की का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन कंटेनिंग 18.25 ग्राम ऑफ HCl। देखिए यहाँ पे अगर हमें मोलैलिटी चेक करना होगा, मोलैलिटी हम कैसे चेक करते हैं, मोलैलिटी दैट इज वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय या मल्टीपल बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज। केजीज में दिया हुआ है क्या, नहीं ग्राम्स में दिया हुआ है। अब ग्राम्स में दिया हुआ है तो इसको हम ग्राम्स कन्वर्ट करके इसको हम 1000 से मल्टीपल कर सकते हैं। जरा बताइए वेट कितना है, 18.25 डिवाइड बाय मोलर वेट ऑफ HCl आपको पता ही है, दैट इज क्लोरीन का आ गया 35.5 और हाइड्रोजन का 1 दैट इज 36.5, है ना। तो मल्टीपल आ जाएगा 1000 डिवाइड बाय वेट ऑफ ए कितना आएगा 500, 501 502 18.25 मल्टीपल बाय 2 दैट इज 36.5 और 36.5 दैट इज 1 मोलर, दैट सॉल्यूशन विल बी 1 मोलर, ठीक है। देखिए 18.25 को हम मल्टीपल कर रहे हैं 2 से तो वो 36.5 आ जाएगा, डिवाइड में 36.5 है तो आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। नेक्स्ट, मेजर टेम्परेचर फ़ारेनहाइट डिग्री ऑफ 200 डिग्रीज है इसका वैल्यू, और हमें सेल्सियस स्केल पे बताना है। और आप सबको पता है कि दिस इज डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का रिलेशन तो ये होता है 32। बस वैल्यूज पुट करने हैं, इसको डिग्री फ़ारेनहाइट को 200 पुट करना है, मल्टीपल करना है 5, डिवाइड करना है 9, माइनस करना है 32, वो आएगा आपका डिग्री सेल्सियस का वैल्यू। समझ रही हो मेरी बात, आप मेरी बात समझ रहे हो कि हमने क्या कर रहे हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट 200 है, मल्टीपल कर रहा हूँ मैं 5, डिवाइड कर रहा हूँ मैं 9, माइनस कर रहा हूँ मैं 32, एक स्टेप में रिएक्शन हो रही है, तो इसका आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, तो कर लेते हैं, ठीक है। 5 to 10 दिस विल बी 1000 डिवाइड बाई 9 माइनस 32 एंड दैट विल बी इक्वल टू 93.3 डिग्रीज के अराउंड आ जाएगा, बिकॉज ये आ जाएगा 100, ये आ जाएगा, ये 100 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो इससे आप आराम से फिर कैलकुलेट कर सकते हैं। फाइंड आउट द वॉल्यूम एंड मोल इन 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन STP। देखिए नाइट्रोजन है, मोल्स कैलकुलेट करने हैं, तो वॉल्यूम, पहले वॉल्यूम पूछा जा रहा है हमसे, पहले वॉल्यूम पूछा गया है, वॉल्यूम पूछा गया है। तो वॉल्यूम कैलकुलेशन करने के लिए आपको पता है कि नाइट्रोजन का कितना, शाबाश 1 मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा 22.4, और इसके कितने ग्राम्स वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा, तो दैट विल बी इक्वल टू शाबाश 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन विल ऑक्यूपाई 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम। अब बताइए हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है 56 ग्राम, बताओ 56 ग्राम तो होगा ना, दैट विल बी इक्वल टू, अगर 28 ग्राम नाइट्रोजन N2 इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो डबल ऑफ 28 दैट इज 56, वो डबल ऑफ दिस वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। आप यूनिटरी मेथड से भी इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आप फिर 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन विल कंटेन द वॉल्यूम इक्वल टू 22.4 डिवाइड बाई 28, फिर आप नंबर 56 से भी मल्टीपल इसको कर सकते हैं, तो इसका आंसर 44.8, और देखिए ऑप्शन ए आ गया, तो मोल से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज 26 आपको पता है कि इसका 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन विल बी इक्वल टू 1 मोल, ठीक है 1 मोल, तो 56 कितना होगा, 56 कितना होगा, 2 मोल होंगे ना, 2 मोल होंगे ना, तो 2 मोल होंगे तो 44.8 आंसर, 2 मोल आंसर होगा इसका। द करेक्ट हाइड्रेशन एनर्जी ऑर्डर इज, देखिए हाइड्रेशन एनर्जी, जितना आयन, अभी मैं बोल रहा था कि जितना आयन छोटा होगा उतना ही वाटर में वो उतना बड़ा होगा, मोटा होगा, जितना आयन छोटा होगा वो पानी में उतना मोटा होगा, दैट मीन जितना साइज छोटा होगा वो पानी में उतना बड़ा होगा। देखिए ये साइज छोटा है, हाइड्रेशन एनर्जी पूछ, और उतनी ज़्यादा, जितनी हाइड्रेशन ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन एनर्जी। ये सबसे छोटा है, ये छोटा आयन है, तो ये वाटर में बहुत बड़ा आयन होगा, ये छोटा आयन है क्योंकि इसने 3 लॉस किए, Fe3 पॉजिटिव है, ये छोटा आयन है, ये पानी में बहुत मोटा आयन होगा, और इसने बोला है कि ये वाला है नहीं, और इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलेगी, लेकिन ये बता रहा है कि Fe2 पॉजिटिव है, गलत है। तो Cu2 पर देखिए इसने 2, ये छोटा है, तो इसके वजह से ये छोटा आयन है, इसकी हाइड्रेशन ज़्यादा होगी, तो देखिए हमें पता है कि हाइड्रेशन एनर्जी
अगर हम नॉर्मली बात करेंगे हाइड्रेशन एनर्जी की, हाइड्रेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ गैशियस आयन, साइज ऑफ गैशियस आयन, ठीक है। जितना साइज छोटा होगा उतनी ज्यादा एनर्जी जाएगी। देखिए पोटेशियम, पोटेशियम ये अल्कली मेटल है, पोटेशियम, पोटेशियम, रेबिडियम, फिर सीजियम। देखिए ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है तो ज़्यादा एनर्जी निकलेगी, हाँ सही निकलेगी, ज़्यादा एनर्जी निकलेगी बिकॉज ये छोटा है। इसकी वजह से साइज जितना कम होगा उसकी वजह से हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज़्यादा जाएगी। तो यहाँ फ्लोरीन और ब्लोरीन के केस में बड़ा है तो कम एनर्जी जाएगी, इसलिए ज़्यादा लिखा है। तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 91 क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर, शाबाश, द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन दीज कंपाउंड्स। देखिए एलिमेंटल फॉर्म में है, अपनी एसिड फॉर्म में है, एसिड फॉर्म में है, क्राउन लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका एसिड का, अपनी एसिड फॉर्म में है तो 0। इसका इसमें कितना होगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज 2x - 16 इक्वल टू -2, 2x इक्वल टू -2 + 16 दैट इज +14, 2x दैट इज x इक्वल टू +7, सल्फर अपनी +7 में है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा सल्फर होगा प्लस, यहाँ पे होगा 2x - 6 इक्वल टू -2 दैट इज इक्वल टू x इक्वल टू 4, x इक्वल टू +2। अब अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर सकते हैं, आप आराम से कैलकुलेट कर पाएंगे इनका आराम से, तो इसका आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट 4x, इसमें आएगा 4x - 12 इक्वल टू -2, है ना, दैट इज 4x - 12 इक्वल टू -2, वो आएगा 4x इक्वल टू 10, दैट इज x इक्वल टू 10/4, वो आएगा x इक्वल टू दैट इज 5, दिस इज 2, दिस 5, 5/2 दैट इज 2 पॉइंट समथिंग लाइक 2.5 के अराउंड आ जाएगा इसका ऑक्सीडेशन, इट कैन बी फ्रैक्शनल आल्सो, ठीक है। तो सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें पाई गई S2O3 में, सबसे कम S2O3 में, सबसे कम S2O3 विद 2 नेगेटिव में सबसे कम, उसके बाद सबसे कम तो S8 में है, S8 में सबसे कम है। फिर हमसे क्या पूछ रहा है, द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन S8, S8 में तो 0 है, इस S2 यानी कि सबसे कम इसमें है, बिल्कुल सही है, इसमें सबसे कम है, और उससे ज्यादा किस में है, +2 में है, +2 S2O3 वाला है, S2O3 विद 2 नेगेटिव वाला है, फिर उसके बाद 5/2 वाला है दैट इज S4O6 विद 2 नेगेटिव है, और उसके बाद ये है, तो ऑप्शन ये, यानी कि सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट S2 सल्फर की S2O8 विद 2 नेगेटिव में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92, एन एलिमेंट P हैज एटॉमिक नंबर 56, व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ इट्स हैलाइड। देखिए कोई भी एलिमेंट हो जिसकी एटॉमिक नंबर 56 हो, वो तो ऐसा होगा ना, जीनोन जो है इसने तो पहले ही 54 ऑक्यूपाई किए होंगे, और लास्ट पे आएगा 6s2। अब 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, 2 हेलोजन लेगा, 2 हेलोजन लेगा तो px2 बनाएगा, px2 बनाएगा तो ऑप्शन ये आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 93, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन FeCO4। देखिए कार्बोनाइल एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो x + 4 × 0 इक्वल टू 0 दैट इज x इक्वल टू 0, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आएगा। नेक्स्ट, मुझे पता है ये सब क्वेश्चंस आपने भी करे होंगे, तो सिंपल से क्वेश्चंस है, इनमें कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट, दैट इज पेनिट्रेटिंग इफेक्ट, और वी कैन से इफेक्टिव न्यूक्लियर, व्हाट वी कैन से कि शील्डिंग इफेक्ट जो हमसे पूछ रहा है। स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब है शील्ड, एक सबशेल के पास कितनी टेंडेंसी होगी, कितना पावर होगा कि वो बाहर न्यूक्लियस के बाहर बैठ के न्यूक्लियस की पावर को, अट्रैक्शन को कितना शील्ड कर पाएगा। तो sp_d ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ द गिवन शेल ऑफ एन एटम, एक शेल सेम है, सेम एटम में, तो sp_d ऑफ शील्डिंग इफेक्ट ये होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग रिएक्शन। Twice KMnO4 plus Cl2 gives twice KCl plus 2 KMnO4. Oxidation of potassium magnate is taking place. अच्छा देखिए, हम अगर बात करेंगे, हाँ पोटेशियम मैग्नेट की हम बात अगर करेंगे, देखिए पोटेशियम मैग्नेट, अभी हम अगर मैग्नेट आयन की बात करेंगे, यहाँ होगा MnO4 विद 2 नेगेटिव, तो यहाँ पे देखिए आप MnO4 के साथ 2 इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स जुड़े हैं, यहां से यहां जाएंगे हम, बिकॉज हमें क्लोरीन के को अभी नहीं लेना है पिक्चर में, इसको नहीं लेना है, बिकॉज हम बात कर रहे हैं किसकी, फिलहाल के लिए पोटेशियम मैग्नेट की हम बात कर रहे हैं, इस वाले एटम की बात कर रहे हैं, हम कंपाउंड की बात कर रहे हैं। तो आप बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। KMnO4 जो है, KMnO4 ऑक्सीडेशन ऑफ पोटेशियम मैग्नेट इज टेकिंग प्लेस। जरा बताइए, एक MnO4 नेगेटिव आयन के साथ, MnO4 2 नेगेटिव आयन के साथ अभी
इस वाली फॉर्म में, रिएक्टेंट वाली फॉर्म में 2 पोटेशियम है, तो यहां से यहां जाएंगे तो इसी MnO4 के साथ एक ही पोटेशियम जुड़ा होगा, कीपिंग दीज स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स असाइड बिकॉज ये सेम है दोनों में, ठीक है। तो एक मैग्नेट आयन को इस यहाँ पे दो, इसके साथ 2 पोटेशियम 2 इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट जुड़े, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रो पॉजिटिव, दैट मींस यहाँ से यहाँ जाते वक्त इसने किया लॉस ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। तो इसकी होगी ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन होगी इसकी। पहले रिएक्टेंट फॉर्म में 2 थे पोटेशियम, 2 इलेक्ट्रो पॉजिटिव थे, अब प्रोडक्ट फॉर्म में गया तो एक ही इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो लॉस किया है। अमंग हैलोजन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अमंग द एनर्जी रिलीज इलेक्ट्रॉन गेन। देखिए अभी मैं बात कर रहा था फ्लोरीन की, क्लोरीन की, ब्रोमीन की, आयोडीन की, इसमें N2, इसमें N3, इसमें N4, इसमें N5, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दैट इज द एनर्जी रिलीज एट द टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। देखिए फ्लोरीन की ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन मैं जो अभी बात कर रहा था कुछ मिनट पहले, तो N=2 में इलेक्ट्रॉन जाने से रिपल्शन बढ़ती है, इसलिए क्लोरीन फ्लोरीन की जगह पे एक स्टैंड लेता है, यानी कि क्लोरीन पहले आता है, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन और उसके बाद आयोडीन। देखिए फ्लोरीन ज्यादा नहीं, आयोडीन ज्यादा नहीं, आयोडीन, क्लोरीन ज्यादा फ्लोरीन से, हाँ क्लोरीन ब्रोमीन से भी ज्यादा, क्लोरीन फ्लोरीन से भी ज्यादा, क्लोरीन ब्रोमीन से भी ज्यादा, ब्रोमीन आयोडीन से ज्यादा, ब्रोमीन आयोडीन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी, और उस वक्त जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन। द सॉल्यूशन इन अ बीकर टर्न्स ब्लू इफ, बीकर में सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन, इन 4 सॉल्यूशंस में कौन सा सॉल्यूशन ऐसा है जो ब्लू होगा? व्हेन कॉपर इलेक्ट्रोड इज प्लेस्ड इन जिंक रॉड, देखिए जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, हमने एक जिंक सल्फेट सॉल्यूशन लिया था, हमने इसमें कॉपर रॉड ऐड कर दी, जब हमने इसमें कॉपर रॉड ऐड करी तो उसके बाद क्या हुआ, जब हमने इस कॉपर रॉड ऐड करी, देखिए कॉपर तो ये रिएक्शन तो होगी नहीं बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो हमें ऐसा वाला कंपाउंड ढूंढना होगा कि जो जिसमें अगर हम कॉपर रॉड ऐड करेंगे, कॉपर बीइंग हायर रिएक्टिव, कॉपर हायर रिएक्टिव होना चाहिए, वो उस एलिमेंट को उसी के एक्वस सॉल्यूशन से बाहर निकालना चाहिए। कॉपर का इलेक्ट्रोड अगर हम यूज करेंगे जिंक सल्फेट, कॉपर तो जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, इसलिए कॉपर 2 पॉजिटिव आयन आएंगे ही नहीं सॉल्यूशन में, एंड द कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ब्लू बिकॉज ऑफ द Cu2 पॉजिटिव आयंस। जब कॉपर 2 पॉजिटिव आयन Zn2 पॉजिटिव आयन को डिस्प्ले नहीं कर पाएंगे तो Cu2 पॉजिटिव सॉल्यूशन में नहीं आएगा, दैट मींस कलर ब्लू नहीं होगा। कॉपर इलेक्ट्रोड प्लेस इन सिल्वर, बिल्कुल देखिए रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर हम बात करेंगे तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है सिल्वर, जिंक कैन डिस्प्लेस कॉपर एंड सिल्वर, कॉपर कैन डिस्प्लेस सिल्वर, दैट इज कॉपर सिल्वर के सॉल्यूशन में, यानी कि ये रिएक्शन ऐसी चलेगी, ये रिएक्शन ऐसी चलेगी जो इस साल नीट में भी एक क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द रिएक्शन वोंट ऑकर, ये रिएक्शन ऐसी चलेगी कि कॉपर का हम रॉड लेंगे और सॉल्यूशन हम लेंगे ट्वाइस AgNO3 का, तो ये रिएक्शन चलेगी ऐसी, ये रिएक्शन ऐसी चलेगी CuNO3 ट्वाइस प्लस ट्वाइस Ag सॉलिड, बिल्कुल। तो सॉल्यूशन में कॉपर 2 पॉजिटिव आयन आना स्टार्ट हो जाएगा, कलर ब्लू हो जाएगा, दैट मींस ये, ठीक है। तो एल्युमिनियम से तो ये बिल्कुल भी ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता, कॉपर आयरन से भी ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। कॉपर कैन डिस्प्लेस, वी कैन सी कि कॉपर कैन डिस्प्लेस सिल्वर फ्रॉम इट्स सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। इनॉट वैल्यूज ऑफ द सम रेडॉक्स कपल्स, रेडॉक्स कपल्स का कुछ इनॉट वैल्यू दिया हुआ है, देखिए रिड्यूसिंग पावर पे क्वेश्चन आया, देखिए ब्रोमीन जब यहां से यहां रिड्यूस हुआ, देखिए रिड्यूस हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा है कि ये रिड्यूस हुआ होगा, रिड्यूस क्यों, बिकॉज इसने ये 0 से गया -1 पे, ये Br2 से गया Br-1 पे, तो आप देखिए इसका रिडक्शन पोटेंशियल है, इसका इतना रिडक्शन पोटेंशियल, इतना रिडक्शन पोटेंशियल 0.34, रिडक्शन पोटेंशियल 0.54, सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल, देखिए रिडक्शन पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग पावर, वो किसी को रिड्यूस कर सकता है, वो रिड्यूस कर सकता है जिसका अपना रिडक्शन पोटेंशियल कम हो, समझ आ रही है आपको बात? दैट मींस वो किसी और को रिड्यूस कर सकता है, हमारा क्वेश्चन है कि कौन किसको रिड्यूस करेगा, कौन किसको रिड्यूस करेगा, ये डिपेंड करेगा SRP पे, SRP ज्यादा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, रिड्यूसिंग पावर कम। देखिए अब हमें क्या बोलना है कि रिड्यूसिंग पावर ज्यादा किसका होगा, देखिए हम रिड्यूसिंग पावर उसका ज्यादा होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, देखिए रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम किसका है, ये 0.54 है, ये 0.34 है, 0.1.9 है, 0.8 है, तो सबसे कम कॉपर का है, कॉपर का सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल है, लो रिडक्शन पोटेंशियल,
लो रिडक्शन पोटेंशियल मीन्स हाई रिड्यूसिंग पावर। जितना कम रिडक्शन पोटेंशियल उतना ज्यादा रिड्यूसिंग, वो दूसरे को रिड्यूस कर सकता है। हाँ कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कम था इसलिए दूसरे को रिड्यूस कर सकता है। किस किस को रिड्यूस कर सकता है? इसको कर सकता है। कॉपर विल रिड्यूस, हाँ देखिए, लेकिन यहाँ पे इसने लिखा है बी आर नेगेटिव। समझने वाला पॉइंट ये है, इसने लिखा है बी आर नेगेटिव। बी आर नेगेटिव बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं होगा, ये ऑलरेडी रिड्यूस हुआ है। रिड्यूस ये वाला हो सकता है। आई नेगेटिव को भी ये रिड्यूस नहीं कर सकता, लेकिन सिल्वर को क्यों नहीं करेगा ये रिड्यूस? सिल्वर को क्यों नहीं रिड्यूस करेगा? असल में इसने लिखा है ये ऑलरेडी एजी पॉजिटिव से एजी में गया है, दैट मीन्स ये ऑलरेडी रिड्यूस्ड फॉर्म में है। सिल्वर अपनी एजी प्लस फॉर्म से जा रहा है, कहां जा रहा है? सिल्वर, ये ऑलरेडी रिड्यूस्ड फॉर्म में है। अब फर्दर इसको रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है। रिड्यूस करना, रिड्यूस तो ये हो सकता है, रिड्यूस तो Br2 हो सकता है, रिड्यूस तो Cu2 पॉजिटिव आयन हो सकता है, और रिड्यूस तो I2 हो सकता है, ना कि I नेगेटिव। ठीक है, तो Cu विल रिड्यूस। देखिए ये ऑलरेडी रिड्यूस्ड फॉर्म में है, Ag पॉजिटिव से लेके जब ये Ag गया तो इस फॉर्म में रिड्यूस्ड फॉर्म में है। ठीक है, तो Cu विल रिड्यूस Br2। ठीक है, नेक्स्ट 99 क्वेश्चन। प्रोसेस Na पॉजिटिव एक्वस फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी देके, नो सॉरी दिस एक्वस से लेके गैशियस से, गैशियस से लेके, देखिए एक्वस से हमें गैस कन्वर्ट करना है तो हमें पता है कि एनर्जी रिलीज, एनर्जी इन दोनों में, देखिए हाँ बिल्कुल एनर्जी रिलीज होगी। कोई एक्वस से गैसेस जा रहा है, एनर्जी रिलीज होगी, और फिर गैशियस से जा रहा है सॉलिड फॉर्म में, तो दोनों में, इन दोनों में एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। इन बोथ द केस एनर्जी इज रिलीज। ठीक है, बिकॉज हमें एक्वस, क्योंकि यहाँ पे Na पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब जाके वो सोडियम चला जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो एनर्जी रिलीज तो होगी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा होता, लाइक सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकल रहा होता, सोडियम पॉजिटिव बन रहा होता एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के, उस वक्त हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती, दैट सप्लाइंग एनर्जी इज कॉल्ड एज, अगर गैसियस होता तो आयनाइजेशन एनर्जी होता। ठीक है, तो दैट एनर्जी इज एंडोथर्मिक। लेकिन यहां से अभी इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन लेगा, बॉन्ड बनाएगा, इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसका एनर्जी रिलीज करेगा। इसमें रिलीज कर रहा है, अब गैस से जा रहा है, कंडेंस होके सॉलिड जा रहा है, तो एनर्जी तो जरूर रिलीज करेगा। इन बोथ फर्स्ट एंड सेकंड एनर्जी इज रिलीज। ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन जो हमारा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 11.2 लीटर एट एसटीपी ऑफ ऑक्सीजन। हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। नंबर ऑफ मोल्स हम कैलकुलेट कैसे कर पाएंगे? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 11.2 लीटर ऑफ एसटीपी ऑफ ऑक्सीजन। देखिए ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन, इसका एटॉमिक वेट है 32 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स क्या है? नंबर ऑफ मोल्स को हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? मोल्स हम कैलकुलेट, देखिए 32 ग्राम, 32 ग्राम विल एट एसटीपी विल ऑक्यूपाई 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, 11.2 को, इसको आप डिवाइड कर सकते हैं। आपके पास और भी कुछ तरीके हो सकते हैं, ठीक है, आप उनको आराम से कर सकते हैं। तो ये 11.2 हम अगर ये बता सकते हैं कि अगर 22.4 लीटर ये कितना बनाएगा, ऑक्सीजन का कितना बनाएगा? 32 ग्राम। दैट मीन्स 1 लीटर कितना बनाएगा? 32 डिवाइड बाई 22.4। और हमें, हमसे क्या पूछ रहा है? 11.2 का पूछ रहा है। 11.2 लीटर बनाएगा 32 डिवाइड बाई 22.4 मल्टीपल बाई, शाबाश, मल्टीपल बाई, हमसे पूछ रहा है 11.2। ठीक है, तो अब हमसे पूछ रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, एक मोल हमें, देखिए एक मोल हमसे कितना, एक मोल, 1 मोल दैट विल बी इक्वल टू 22.4 लीटर। ठीक है, तो 11.2 लीटर विल बी इक्वल टू 1 मोल डिवाइड, इसको हमने 2 से डिवाइड किया तो इससे भी हम 2 डिवाइड करेंगे। तो अगर 22.4 लीटर एक मोल बनाते हैं तो 11.2 लीटर 1 मोल का हाफ बनाएंगे, दैट इज इक्वल टू 0.5 मोल। तो होप क्या आप ये सब समझ गए होंगे। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि लास्ट में, मैं इसको थोड़ा सा रिपीट करूंगा, तो हमने देखा कि एक मोल जो है वो ऑक्यूपाई करेगा 22.4 लीटर वॉल्यूम। तो हमसे पूछ रहा है कि बताइए 11.2 लीटर कितने से ऑक्यूपाई, कितने मोल से ऑक्यूपाई हो जाएगा। तो इसको अगर हम 22.4 डिवाइड बाई 2 करेंगे, वो बन जाएगा हमारा 11.2 लीटर, वो ऑक्यूपाई करेगा 1 मोल डिवाइड बाई 2, दैट इज 0.5 मोल। ठीक है, तो 0.45 मोल विल बी द आंसर। ठीक है, तो होप आप समझ गए होंगे। सो थैंक यू वेरी मच।